हाई स्टूडेंट्स, मैं गोल्डन शेखावत। आज हम फिज़िक्स में नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों फोर्स में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन दोनों फोर्स में 2 सिमिलरिटी लिखो, 3 सिमिलरिटी लिखो, या इनमें 2 डिफरेंस लिखो, 3 डिफरेंस लिखो। तो दोनों क्वेश्चन इस पार्ट में हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें सिमिलरिटीज़ कि इन दोनों फोर्सेस में क्या क्या सिमिलरिटी। हम कौन से 2 फोर्स की बात करें। देखिए आपने 11th क्लास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, जिसका हमारा फॉर्मूला था F=G(m1m2/r²), ये पढ़ा था आपने 11th क्लास में। इस फोर्स का रीज़न कौन होता है? बेसिकली मास। अगर एक वर्ड में पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न क्या होता है, क्यों लगता है, तो उसका रीज़न होता है मास। तो कोई भी 2 मास के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑलरेडी 11th क्लास में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कोई भी 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, और उसका फॉर्मूला इसके मिलता जुलता होता है। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, इसमें आता है K Q1 Q2/r²। ठीक है, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ये फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया था, और ये किसने बनाया था? हमने अभी पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ। तो ये हमारा कूलम्ब ने, साइंटिस्ट ने बनाया था। तो ये जो 2 फोर्स है, ये इसका रीज़न क्या होता है? मास। इसका रीज़न होता है चार्ज। ठीक है, देखिए अब इनमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिमिलरिटी, पहली सिमिलरिटी आप फॉर्मूले से ही देख लेंगे। F और r² में दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, इसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये दोनों फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। या इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या? देखिए यहाँ पर r² है, इट मीन्स हम डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स सीधे 1/4 हो जाएगा। इट मीन्स सपोज कि ये 2 बॉडी है, इनके बीच में अभी r डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? r डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, और फोर्स है 100 न्यूटन। कितना है? 100। अब डिस्टेंस मैंने डबल की, कितनी की? डबल। तो फोर्स हाफ नहीं होगा, फोर्स कितना हो जाएगा? सीधे 1/4, मतलब 25 न्यूटन हो जाएगा। ये इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है। मतलब डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स सीधे 1/4 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज होता है। तो ये दोनों इस रूल को फॉलो करते हैं, बोथ ऑब्वियस इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों क्या है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वो होते हैं, जैसे ये जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं बोलूँ इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? जो भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के जो सेंटर है, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर मैं बोलूँ कि इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, इधर है, किधर है, तो वो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करें, उस लाइन के अलोंग होता है, इसलिए इनको बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स। तो ये दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं। थर्ड, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर में। वो फोर्स जिसके कारण होने वाला वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करे। ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करे। इट मीन्स ये फोर्स जो वर्क करता है वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और ये फोर्स जो वर्क करता है वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है दोनों। नेक्स्ट, दोनों पॉइंट साइज के लिए लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ आर एक्टिव इन वैक्यूम ऑल्सो। इट मीन्स अगर 2 मास वैक्यूम में रखें तो भी उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और अगर 2 पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखें तो उनके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इनमें सिमिलर, मतलब ये वैक्यूम में भी लगने वाले फोर्सेस। अब आते हैं इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंसेस पर। डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 2 बेसिक डिफरेंस लिखिए, 3 डिफरेंस लिखिए। मैं यहाँ पर आपको 4 डिफरेंस बता रहा हूँ, 4 से ज़्यादा कभी नहीं एग्जाम में पूछेंगे। देखिए पहला डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अगर 2 सेम चार्ज हैं तो उनके बीच क्या लगता है? रिपल्शन। और 2 अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन। हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो फोर्स है दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। सेकेंड, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मीन्स ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है मास के कारण, और बड़े से बड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, जुपिटर, सन,
मास इनके बीच भी लगता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्स में हर जगह ट्रू है, जबकि इस फोर्स की कुछ कंडीशंस होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। हम आगे के वीडियो में कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो अभी आप समझिए ये यूनिवर्सल होता है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तीसरा डिफरेंस, इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। देखिए आप 11th क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये ऑलरेडी सबसे वीक होता है, जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में सबसे वीक होता है। इट मीन्स ये वीक होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक ये डिफरेंस हो गया। देखिए इसको मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, मैंने कागज़ के छोटे टुकड़े लिए थे, उनको बालू से रब करके इसको चार्ज कर दिया था। ठीक है, अब देखिए जब ये कागज़ के टुकड़े को चार्ज बॉडी उठाती है तो वो उस पर कौन सा फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कागज़ के टुकड़े नीचे गिरना चाहते हैं, वो अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कागज़ के टुकड़े इस बॉडी से चिपके हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और वो नीचे गिरना चाहते हैं ग्रेविटेशनल, पर वो नीचे नहीं गिरते। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। उसके बाद एक लास्ट डिफरेंस आता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स दो मास एक सर्टेन डिस्टेंस पर पानी में रखे हो, एयर में रखे हो, वैक्यूम में रखे हो, ऑयल में, उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम होती है। बट अगर दो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव दोनों जो भी हो, वो दोनों चार्ज अगर डिस्टेंस पर पानी में रखें तो फोर्स अलग लगेगा, वैक्यूम में रखें तो अलग लगेगा, ऑयल में रखें तो अलग लगेगा, वैक्स में रखें तो अलग लगेगा। तो वो मीडियम पर डिपेंड करता है, जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये चार मेन डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। सेकंड, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिवर्सल लॉ नहीं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तीन डिफरेंस हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटी। ये चार डिफरेंस होते हैं। तो ये आप इसको नोट भी करते जाना, नोट्स बनाते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों में डिफरेंस के चार मेन डिफरेंस। देखिए 2 या 3 से ज़्यादा डिफरेंस कभी नहीं पूछते, बट आप 4 याद रख लीजिए। सिमिलरिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स है, दोनों कंजर्वेटिव है। इट मीन्स ये फोर्स जो वर्क करेंगे वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों पॉइंट साइज के लिए ट्रू है। बोथ आर एक्टिव इन वैक्यूम, दोनों फोर्स वैक्यूम में भी लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिमिलरिटीज़, ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में, एमपी बोर्ड के सिलेबस में। देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। देखिए हमने पढ़ा है कि जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम शॉर्ट में हम सी लिखते हैं। तो 1 कूलम का मतलब क्या है कि 1 कूलम में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन बोलते ही 1 डजन बोलते ही हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि 12 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब 12 ऑब्जेक्ट मिलके 1 डजन बनाते हैं। तो वैसे ही 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन से बना है। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला हमारा फॉर्मूला, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो देखिए 1 कूलम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, Q कितना है 1 कूलम। ठीक है, N तो हमको फाइंड करना है और इस E की वैल्यू तो फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अच्छा अब मैं इस फॉर्मूले से N को सेपरेट कर लेता हूँ। तो N होगा हमारा Q अपॉन E। अब Q 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, 1 कूलम मतलब Q की जगह 1 रख दीजिए आप। E की वैल्यू फिक्स है, आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाइए आप, तो ऊपर 0 आ जाएगा, 10/16, ये 10 की पावर 19 ऊपर ले जाइए। ठीक है, अच्छा अब ये इससे छोटा नंबर है तो मैं एक 0 इधर से ले लेता हूँ, 100/16, इधर 18 बचा। अब 100 को 16 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 को 16 से डिवाइड करा 16 चंग 96। ठीक है, 4 बचा, दशमलव हटाया, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, 6.25। तो 6.25 इंटू 10 की घात 18,
देखिए एन यहाँ क्या डिनोट करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन था क्या कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करा। क्यू 1 कूलम यहाँ पर गिवन है, 1 कूलम में अगर वो पूछे 5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 5 ले लेना आप। एन तो हमको पूछा है, ई की वैल्यू इस फॉर्मूले में फिक्स होती है, ठीक है। मैंने एन को क्यू बाई ई लिखा, क्यू 1 है ये एज इट इज़, ये पावर नेगेटिव ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये दशमलव हटेगा तो एक ज़ीरो लगेगा। अच्छा ये इससे छोटा है तो मैं एक ज़ीरो इधर से ले लेता हूँ। 100 इधर 18 बचा, 100/16, 100 को 16 से डिवाइड आप कर सकते हैं, 6.25 आएगा। इट मीन्स 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम मीन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट हर साल पूछा जा रहा है, आप इसको याद भी रखना है। बट आया कैसे ये मैंने आपको सोल्व करके बताया। अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो डायरेक्ट आपको लिखना है, 2 मार्क्स में आता है तो पूरा सिंप्लीफाई करके सोल्व करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जैसे हम 1 डजन बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक होता है कि 12 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स 1 कूलम का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पॉइंट में नहीं हो सकते, तो आपको लगेगा कि ये पॉइंट आ गया, तो दशमलव में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। देखिए ये लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। एन हमेशा क्या होना चाहिए, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एन हमेशा इंटीजर होना चाहिए, तो आपको लगेगा दशमलव तो इंटीजर नहीं है। फ्रेंड्स ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका इंटीजर है। क्यों, देखिए 6.25 इंटू 10⁻18, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो हटा दीजिए, 16 ज़ीरो बचे, तो 10 की पावर 16, इट मीन्स 16 ज़ीरो, ये 16 आप समझ लेना। इट मीन्स एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कूलम इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट। इट मीन्स जैसे हम डजन बोलते हैं तो सिर्फ 12 ऑब्जेक्ट की बात करें, पर 1 कूलम मीन्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, 625 के आगे 16 ज़ीरो, तो 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, देखिए फाइंड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब देखिए पहले से आप इसका मीनिंग समझ लीजिए अच्छे से। आई थिंक आपने केमिस्ट्री में 11th में पढ़ चुके होंगे और आपको मीनिंग सब क्लियर होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखा है लेफ्ट कॉर्नर में नीचे, इसको हम Z से डिनोट करते हैं और ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 2, ठीक है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं, 2, ठीक है। अच्छा ये जो ऊपर नंबर होता है इसको हम A से डिनोट करते हैं और ये क्या शो करता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 2 अच्छा इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे क्या आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो 4 - 2 2, तो इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है। तो इट मीन्स ये हीलियम का जो एटम है इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए न्यूट्रॉन भी 2 हो गए, प्रोटॉन भी 2, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये हीलियम का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 प्रोटॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए जब भी हमको चार्ज निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, Q = +- Ne। अब अगर हमको बोले चार्ज ऑन, देखिए आप इसकी वर्डिंग पर जाना, चार्ज ऑन न्यूक्लियस बोला है या चार्ज ऑन एटम बोला है, दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप फटाफट Q = Ne लगा दें। चार्ज ऑन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर जाइए आप, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो ये जो प्लस माइनस फॉर्मूला होता है इसमें से हम कौन सा साइन कंसिडर करेंगे, प्लस। पहली चीज़, क्यों, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं है। और कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो N हो गया हमारा 2, और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो +2 × 1.6, 3.2 × 10⁻⁻19, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो देखिए चार्ज निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है, हम न्यूक्लियस का चार्ज निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए प्लस साइन ले रहे हैं। कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है इसलिए N2 हो गया। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है, वैल्यू रख दी, कूलम चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण, और यूनिट क्या होती है, कूलम। ये न्यूक्लियस का चार्ज हो। अगर वो बोलते हैं कि चार्ज ऑन एटम, इस पूरे एटम में कितना चार्ज है, तो देखिए इसमें 2 प्रोटॉन
ठीक है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है तो 3.2 इंटू -90, इट मीन्स नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। देखिए एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस साइन डिफरेंस होता है। तो 2 प्रोटॉन मतलब इतना चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज माइनस में, तो दोनों का नेट कितना होगा 0। इट मीन्स इस पर नेट चार्ज कितना होगा 0। तो इस एटम का चार्ज बोले तो 0 और नेट चार्ज 0 होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है न्यूट्रल। तो देखिए जब भी आपको चार्ज निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज है तो माइनस साइन, प्रोटॉन के कारण चार्ज है तो प्लस साइन, जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो n, और ई की वैल्यू तो फिक्स है, हमारी ई की वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको प्रोटॉन पता चल गए, इसको इसमें से माइनस करने से न्यूट्रॉन पता चल गया, और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन सब पता चल गया। अब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻90 है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इंटू कर दीजिए, तो न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा। और पूरे का चार्ज निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो नेट चार्ज हमेशा 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है तो जो ज़्यादा होगा वो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव, प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव, जितने ज़्यादा है वो यहाँ पर इंटू में आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए चार्ज, ये जो चार्ज है किसी कंडक्टिंग बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं, इट मीन्स ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखिए कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं उसको चेक करने का हमारा तरीका ये होता है, हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला था Q = NE, इसमें n क्या होता है इंटीजर। तो आप इस चार्ज की वैल्यू रखें, n फाइंड करें, अगर n इंटीजर आ रहा है इट मीन्स पॉसिबल है, इंटीजर नहीं आ रहा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो देखिए n = क्या हुआ Q/E। ठीक है, Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, E तो फिक्स है, E की वैल्यू, E तो फंडामेंटली और एलिमेंट्री चार्ज है, फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज E की फिक्स है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो तो फिक्स है E तो E की वैल्यू रख दी। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गए, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये भी हट गया, तो 49/16 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, इट मीन्स ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब n की वैल्यू पॉइंट में आएगी। ठीक है, 49 को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर बच रहा है 3.09 समथिंग कुछ भी आ रहा है पॉइंट के बाद, इट मीन्स n यहाँ पर इंटीजर है क्या, n इंटीजर नहीं है, दशमलव में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, मतलब n इंटीजर नहीं है, इट मीन्स ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। आई थिंक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स Q = NE पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों, E तो फिक्स होता है, इसमें E को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो या तो Q गिवन होगा N पूछेंगे, या N गिवन होगा तो Q पूछेंगे। ठीक है, अगर हमको चार्ज निकालना है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं। देखने में तो ये लग रहा है कि ये कूलम चार्ज पॉसिबल होगा 4.9 × 10⁻⁻90, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रखने पर n क्या आ रहा है हमारा इंटीजर नहीं आ रहा है। तो किसी भी चार्ज को आपको चेक करना है वो पॉसिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, E फिक्स है, सोल्व करेंगे, n अगर इंटीजर आ रहा है, सपोज यहाँ 4.8 होता है, क्या होता है यहाँ पर, तो ये कैंसिल, पॉइंट n 3 आ जाता, n कितना आ जाता 3, इट मीन्स इंटीजर, n इंटीजर, इट मीन्स वो चार्ज अगर यहाँ 8 होता इट मीन्स वो पॉसिबल होता, क्योंकि उसमें n इंटीजर आ रहा है। तो आई थिंक आपको कोई चार्ज चेक करना है पॉसिबल है या नहीं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ ये कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।